हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 10 जनवरी 2022 का कार्यपत्रक 64 यानी कि वर्कशीट 64 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट बेटा हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। तो आज हम इसमें चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, इसकी तुलना में प्रजनन एक गैर आवश्यक प्रक्रिया है। ऐसा क्यों है? कि जैसे आप जानते हो कि हमारे शरीर में पोषण जो है, श्वसन मतलब सांस लेने वाली क्रिया है, उत्सर्जन मतलब शरीर से जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकालने वाली क्रियाएं जो है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, उसकी तुलना में देखें, तो प्रजनन जो है वो एक जरूरी चीज जो है, उसके पोषण, श्वसन और उत्सर्जन के मुकाबले में ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। इसका उत्तर समझने के लिए कल्पना कीजिए कि यदि आज हम इस दुनिया में सभी मोर प्रजनन करना बंद कर दें तो क्या होगा। मतलब आप कोई भी एक प्रजाति ले लीजिए, मोर ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, कुछ कोई भी ले लीजिए, अगर वो प्रजनन करना जो है वो बंद कर दे तो क्या हो जाएगा। मतलब प्रजनन मतलब वो आगे उनकी संतान उत्पन्न करना वो बंद कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करने के बाद आपने महसूस किया कि प्रजनन किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि एक प्रजाति के स्थायीकरण के लिए नितांत आवश्यक लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे बाकी तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पोषण तंत्र है, ये हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन प्रजनन आवश्यक नहीं है। वो कहाँ आवश्यक होता है? हमारे जो है वो अपने जो संतान उत्पन्न करने के लिए ये जो प्रजनन की क्रिया है वो आवश्यक है। तो हम अपनी संतान उत्पन्न करते हैं किसके लिए? एक प्रजाति के स्थायीकरण के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो प्रजनन जो है हमारे लिए जरूरी हो जाता है। नीचे विभाजित अमीबा के रेखा चित्र को देखें, निरीक्षण करें और उत्तर दें। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला यहाँ ये देखिए अमीबा है, इसका ये केंद्रक है। अब क्या होता है इसमें? डीएनए प्रतिलिपि बनना। यहाँ पे डीएनए जो है केंद्रक के अंदर, उसकी एक रेप्लिका बनती है, मतलब प्रतिलिपि बनती है, एक कॉपी बनती है। तो यहाँ पे ये कॉपी बन रही है। उसके बाद क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन कैसे? ये केंद्रक यहाँ पे देखिए दो भागों में, पहले एक था, अब ये दो भागों में बंटना शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? जब ये केंद्र का विभाजन हो जाता है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कोशिका विभाजन। तो ये जो है दो कोशिकाओं में बट जाता है। और उसके बाद क्या होता है? दो संतति कोशिका मतलब दो संतान जो है उसकी पैदा होती हैं। तो ये तो है अमीबा का विभाजन। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे पहले केंद्रक था, केंद्रक में डीएनए की प्रतिलिपि बनी, तो ये वाली स्टेज आ गई। उसके बाद यहाँ पे केंद्रक का विभाजन हो गया, केंद्रक दो भागों में बट गया यहाँ पे। फिर आगे कोशिका का विभाजन हुआ और कोशिका विभाजित होके दो संतति कोशिकाओं में बदल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, कौन सा अणु अपनी प्रतिलिपि बना रहा है? तो कौन सा अणु बना रहा है प्रतिलिपि? हमने अभी देखा था डीएनए। ठीक है, इसका क्या है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए डीएनए का यहाँ फुल फॉर्म भी लिखा होगा, ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या संतति अमीबा बिल्कुल जनक की कॉपी की तरह दिखती है? अब ये वाली और ये वाली दोनों सेम आपको नजर आ रही है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डीएनए, ये देखिए डीएनए जिसको हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आनुवंशिक सामग्री है जो एक कोशिका में गुणसूत्रों के रूप में मौजूद होती है। तो डीएनए क्या है? वो एक आनुवंशिक सामग्री है जो हमारी कोशिकाओं में
किस रूप में मौजूद होती है? गुणसूत्रों के रूप में मौजूद होती है। इस डीएनए में शरीर के डिजाइन, चयापचय, गतिविधियों, सेलुलर उपकरण आदि के ब्लूप्रिंट सहित किसी जीव की सभी विशेषताओं के बारे में सभी जानकारी शामिल होती है। कि ये जो डीएनए होता है, इसमें हमारे शरीर की जितनी भी जीव, किसी भी जीव, जिस जीव का डीएनए होगा, उसकी जो है जितनी भी विशेषताएं होंगी, जो उसकी जानकारी होगी कि उसके बालों का रंग, स्किन का कलर जो है, आंखों का रंग, वो सारी जानकारी जो है वो उसमें शामिल होती है। ठीक है। इसलिए यदि डीएनए बदलता है तो ये जानकारी भी बदल जाती है। अगर तो वो डीएनए सेम दूसरी संतति में चला जाता है, सेम डीएनए, तो वही लक्षण दूसरे में चले जाते हैं। लेकिन अगर वो डीएनए थोड़ा सा बदल जाता है तो वो उस दूसरे जो संतति है उसमें जो लक्षण भी है वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जब कोई कोशिका विभाजित हो रही हो तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के साथ साथ कोशिकीय उपकरण की नकल भी होना चाहिए ताकि संतति कोशिकाएं जो है वो जीवित रह सके। तो संतति कोशिकाओं के जीवित रहने के लिए क्या होना चाहिए कि जब डीएनए की प्रतिलिपि बन रही होती है उसके साथ साथ कोशिकीय जो उपकरण है उनकी भी नकल होनी चाहिए। इसके अलावा डीएनए की प्रतिलिपि बनाना किसी भी अन्य जैव रासायनिक प्रक्रिया की तरह एकदम सटीक प्रक्रिया नहीं है, कि ये बहुत सिंपल नहीं है कि आपने डीएनए की प्रतिलिपि बना ली। इस प्रकार भिन्नता का कारण बनता है। ये विविधताएं कभी-कभी इतनी कठोर हो सकती हैं कि कोशिकीय उपकरण असंगत हो सकते हैं, जिससे संतति की मृत्यु हो सकती है। मतलब अगर डीएनए में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएं तो क्या हो जाता है, वो इंफॉर्मेशन सारी जो है वो असंगत हो जाती है, और जो आने वाली जो जनरेशन है, वो जो संतति है जो पैदा होनी थी, वो क्या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका अपनी आनुवंशिक सामग्री की नकल करते समय अलग-अलग डिग्री में भिन्नता दिखाती है। यह विकासवाद का आधार है। तो क्या है कि जब हर एक कोशिका क्या करती है, जब भी उसके डीएनए की नकल करते समय क्या होता है, अलग-अलग डिग्री में वो भिन्नता दिखाती है, और इसी से ही जो है हमारे विकासवाद का आधार है। नेक्स्ट है विविधता का महत्व। किसी जीव के आवास में उसके शरीर के डिजाइन और विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि आवश्यक है। तो डीएनए की प्रतिलिपि जो है वो क्यों आवश्यक है? उसने बता दिया कि उसके शरीर के डिजाइन और विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि आवश्यक है। मतलब डीएनए का जो है, हम बोलते हैं कि प्रतिलिपि क्यों बनती है, ताकि उसके शरीर के डिजाइन और विशेषताओं को बनाए रखा जा सके, जो न केवल एक जीव के निर्वाह में मदद करती हैं बल्कि एक प्रजाति की स्थिरता को भी बनाए रखती हैं। हर बार जब कोई जीव प्रजनन करता है, विविधताएं आती हैं और ये जीव की अनुकूलन में मदद करती हैं। कि जब भी कोई जीव जो है प्रजनन करता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस जो है आते हैं। जैसे देखो आपको आपकी मम्मी ने जन्म दिया, लेकिन आप बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी नहीं हो। वहां पे कुछ ना कुछ विविधताएं जो है वो आपके आई हैं। कुछ माता के लक्षण आते हैं, कुछ पिता के लक्षण आते हैं। तो जब ये दोनों लक्षण मिलते हैं तो कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस जो है वो हमारे में आ जाते हैं, और ये ही चेंजेस जो है हमारे अनुकूलन में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए जनन की परिभाषा। जनक के समान मूल लक्षणों वाले विद्यमान जीव से एक नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया। मतलब सेम लक्षण वाले जीव से एक नए जीव की निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? जनन। या अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, उसको भी क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अलैंगिक और लैंगिक में क्या अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। अलैंगिक जनन जो है वह केवल एक माता पिता की आवश्यकता होती है उसमें। मतलब उसमें या तो एक भाग होता है, उसमें नर होता है या मादा होता है, और उसी में से एक कोशिका में से दो कोशिकाएं या अधिक कोशिकाएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं।
लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, दो माता पिता की आवश्यकता होती है, मतलब नर भी चाहिए होता है इसमें और मादा भी चाहिए होता है, ठीक है, तब जनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं, ठीक है, गैमेट्स नहीं बनते यहाँ पे। और लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक बनते हैं, अर्थात नर और मादा। यहाँ पे नर या नर पैदा होता है या मादा पैदा होती है। अलैंगिक जनन में गुण सूत्रों की संख्या समान रहती है, ठीक है, गुण सूत्र जो है वहां पे बदलते नहीं है, जितने पेरेंट में होते हैं उतने ही दूसरे उसके संतति में आ जाते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक निर्माण के दौरान गुण सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी हो जाती है मतलब आधी जो है वो कहाँ से आ रही है, आधी आ रही है अपने उसके मदर से आ रही है, और आधी जो आती है वो फादर से आती है, ठीक है। तो फिर वहां पे जब वो इकट्ठे होते हैं तो गुण सूत्रों की संख्या बराबर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव या प्रजाति की भूमिका होती है, इसे इसका निकेत पारिस्थितिक निकेत कहा जाता है। तो पारिस्थितिक निकेत क्या है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में किस जो जीव या किसी प्रजाति की भूमिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, निकेत या पारिस्थितिक निकेत कहते हैं। पर्यावरणीय प्रभावों के कारण निकेत बदलती रहती है, मतलब जैसे पर्यावरण के प्रभाव पड़ते हैं वो उनके ऊपर पड़ते हैं और निकेत की जो है वो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। फिर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हम इसको देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रजनन में डीए की नकल का क्या महत्व है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, डीएनए की नकल का क्या महत्व है, इसका आंसर बता रही हूं मैं। डीएनए प्रतिकृति में एक डीएनए अणु से 2 अणु बनते हैं, इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रिया अलग हो जाती है, इसके फलस्वरूप एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार यह वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है। तो भिन्नता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, यह प्रजाति की स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होती है। नंबर 2, जीव के अनुकूलन में सहायक होती है, जो पर्यावरणीय कारकों में समष्टि को बनाए रखते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, सभी कोशिका अणु के निर्माण के लिए जिम्मेदार अणु का नाम बताइए जो सामान्यतः आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। वो तो अभी हमने पढ़ा ही है, क्या है, डीएनए, या इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पढ़ा था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न, अलैंगिक और लैंगिक जनन के 3 उत्तर लिखिए। तो आपने ये वाले 3 जो है अंतर जो है वो लिख देने हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी के साथ बेटा आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है और तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा।